गाइस आज हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था कि भारत जो स्टेट है वो काम कैसे करता है, तो इसको देखेंगे। बट इससे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं थोड़ा सा कि आखिर ये हम पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी हो गई या एसएससी हो गया या स्टेट पीसीएस हो गया या रेलवे हो गया, किसी भी एग्ज़ाम के लिए फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रांग होता है। अगर आपने फाउंडेशन सीख लिया तो आप चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा जो सोचने विचारने पर आता है। बाकी रटने वाला तो रट सकते हो, बट रटने अभी जैसे लूसेंट आप पढ़ रहे हो तो लूसेंट भी आप तब समझ पाओगे जब आपको इसकी फिलॉसफी पता हो। तो ये जो सीरीज़ हमारी है इसमें हम भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था की पढ़ते हैं, पॉलिटी। तो अभी हम सीखेंगे कि जैसे इंडिया, क्या इंडिया कंट्री है या एक स्टेट है। जैसे मैं अगर इंडिया लूँ तो क्या इंडिया एक कंट्री है या स्टेट है या नेशन है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, तो दिमाग में आता है तो क्या हम डिसाइड करें कि क्या क्या है। देखिए, मान लो भारत का ये मैप है, ठीक है, ये भारत का मैप है। तो जो लैंड ये है, जो लैंड पार्ट है, वो है कंट्री। और जो लोग जो रहते हैं यहाँ पे हैं, लोग चाहे किसी धर्म के हो, कुछ भी हो, तो ये है पीपल का मतलब होता है नेशन। और स्टेट क्या है, इन कंट्री और नेशन को जो हैंडल करता है, इन दोनों को, कि मतलब कंट्री में ही स्टेट होगा। अगर टेरिटरी नहीं है, अगर कंट्री नहीं है तो स्टेट नहीं हो सकता। तो उस कंट्री में एक स्टेट होगा। अब स्टेट क्या मैं बताऊंगा आपको, ये कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, मतलब इसकी कोई, आप कह लो कि एक तरीके से आप कह लो कि इसकी कोई बॉडी नहीं, फिजिकल बॉडी नहीं है कि ये ऐसा कुछ हो। ये कंट्री एक जो कि फिजिकल चीज़ है, और ये एक है, ये इंसान की बनी हुई है, मतलब ये निर्जीव चीज़ है कंट्री, और ये सजीव चीज़ है, मतलब कि ये बायोलॉजिकल एंटिटी होती है नेशन, और ये होती है फिजिकल, अब नॉन बायोलॉजिकल होती है, ठीक है। बट स्टेट क्या होती है, स्टेट एक तरीके से समझो आपकी, उसका ढांचा जो होता है वो तो होता है नॉन बायोलॉजिकल, कि अगर मैं आपसे कहूँ, बट जो उसको चलाता है वो होता है बायोलॉजिकल। अब कैसे, मान लो आरबीआई है, तो आरबीआई क्या है, आरबीआई एक स्टेट है। प्रेसिडेंट क्या है, स्टेट है। एक प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, प्रेसिडेंट की जो चेयर है, वो क्या है, वो स्टेट है। बट जो प्रेसिडेंट बनेगा, जैसे द्रौपदी मुर्मू है, तो वो तो एक इंसान है, तो वो बायोलॉजिकल हो गई। तो वो क्या है, वो नेशन, वो क्या है, तो बायोलॉजिकल और प्लस नॉन बायोलॉजिकल, मतलब द्रौपदी मुर्मू एक इंसान है और प्लस जो चेयर है वो फिजिकल है। इस पर जब बैठते हैं तब वो बनता है स्टेट, उनके पास अथॉरिटी आती है। तो स्टेट एक तरीके का मैकेनिज्म होता है, एक कंकाल तंत्र होता है। जब आत्मा प्रवेश करती है तब वो चलने के काबिल बनता है, ठीक है। अब स्टेट की अगर डेफिनेशन हम देखें तो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन जो है हुआ था साउथ अमेरिका की कंट्री में, तो पैराग्वे में। तो अभी उसमें स्टेट की 4 बताई गई डेफिनेशन है। एक तो है कि उसके पास पीपल होना चाहिए, लोग, उसकी गवर्नमेंट हो, पॉपुलेशन हो, उसकी गवर्नमेंट हो, और प्लस सॉवरेन हो, और प्लस टेरिटरी हो। तो टेरिटरी का मतलब क्या है, कंट्री। पीपल का मतलब होता है नेशन, तो मतलब नेशन हो और कंट्री हो। सॉवरेंटी का मतलब होता है कि इन दोनों को, नेशन को फ्री माना जाए और कंट्री को एक्सेप्ट किया जाए कि हाँ ये पार्ट तुम्हारा ही है। तो ये होता है सॉवरेन, मतलब दूसरे देश भी आपको मान रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ भी, दूसरे देश भी आपको रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं कि हाँ ये तुम्हारा ही पार्ट है और ये तुम्हारे ही लोग हैं। और गवर्नमेंट क्या है, ये गवर्नमेंट जो आप कह लो कि इन लोगों में से ही निकल के लोग आए हैं, और एक अथॉरिटी है, उसमें ये लोग उसको चला रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या होती है, जैसे पीएम मोदी हैं, वो, ये द्रौपदी मुर्मू है, तो ये लोग स्टेट हैं। अब स्टेट की एक स्ट्रक्चर है, उसमें ये लोग हैं तब है। प्रेसिडेंट कोई चीज़ नहीं होती, प्रेसिडेंट एक पोस्ट है। बट जब तक कि द्रौपदी मुर्मू उस पोस्ट पे है तब तक वो प्रेसिडेंट है। जब वो निकल जाएंगी, जब वो हट जाएंगी, तब वो एक्स प्रेसिडेंट हो जाएंगी, मतलब वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगी। तो प्रेसिडेंट एक पोस्ट है, प्रेसिडेंट कोई इंसान का नाम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही
आपको समझ आ गया होगा। तो ये तो फाउंडेशन हो गया जिसमें कि हमने आपको कंट्री, नेशन और स्टेट बता दिया आपको। अब आते हैं, देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी में कि इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ, कि जो भारत का संविधान। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, तो अगर इसका एक एम बताना हो तो क्या बताओगे आप? तो इसका एक एम ये है कि उसमें जो स्टेट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टेट 4 चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन सी? एक तो पॉपुलेशन हो, या मैं आपको कहूँ नेशन हो। उसमें स्टेट में क्या होता है? नेशन होता है। उसमें कंट्री होता है, हाँ कंट्री मतलब टेरिटरी। फिर गवर्नमेंट हो, यहाँ से लोग आएंगे और इस कंट्री के एक हिस्से पर दिल्ली वगैरह में एक ऑफिस होगा, दिल्ली में या यूपी में या एमपी में, लखनऊ में जैसे एमपी में, तो इन सब में वो लोग चलाएंगे सरकार, ठीक है, गवर्नमेंट। और सॉवरेंटी का मतलब क्या होगा कि बाहर दुनिया के बाकी भी देश आपको मान्यता दें कि आप सॉवरेन है, कि हाँ ये लोग आपके हैं और ये तिरंगा झंडा है, तिरंगा झंडा को ही ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये तिरंगा झंडा इनको रिप्रेजेंट करता है। और कंट्री भी ये इस टुकड़े का, इतना सा धरती का इतना टुकड़ा है, उसका तिरंगा झंडा फ्लैग है। तो बाकी कंट्रीज आपको मान्यता दें कि हाँ इस टेरिटरी को कोई भी नहीं छीनेगा। और ये जो लोग हैं ये इन्हीं के लोग हैं, 150 करोड़ लोग जो हैं भारत के, 145 करोड़ लोग, ये इन्हीं के लोग हैं, ठीक है, ये इन्हीं के लोग हैं। तो ये मान्यता देना, तो ये हो कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन एम क्या है, तो आपको बताना होगा कि जो स्टेट है इसकी पावर को लिमिटेशंस में रखना। अदरवाइज़ क्या होता है कि स्टेट का काम ही होता है, स्टेट का जो एक आप कह लो कि भाग है वह गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में होते हैं लोग, और लोग होते हैं ग्रीडी, चालाक। वो अपनी पावर को बढ़ाना चाहते हैं। वो अपनी पावर बढ़ाते 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 इतनी कर लेंगे कि नागरिकों के हुकूक, नागरिकों के जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, उनको भी ख़त्म करने पर कई बार आ जाते हैं। सारे नेता ऐसे नहीं होते हैं, बट कुछ नेता ऐसे होते हैं कि लोगों के अधिकार तक छीनने पर आ जाते हैं। अगर वो अपने अधिकार मांगे, स्ट्राइक करें, हंगर स्ट्राइक करें, जिस तरीके से सोनम वांगचुक अभी कर रहे हैं, तो सरकार किसी की नहीं सुनती, सरकार क्रूर होती है, ऐसा मैकियावेली ने कहा है, ठीक है, सरकार क्रूर होती है। तो और सरकार को क्रूर होना भी चाहिए कुछ हद तक, बट अपने नागरिकों के लिए क्रूर ना हो आप, ऐसा भी उस इंसान ने कहा है। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। ये हो गया बेसिक फाउंडेशन, कि थोड़ा सा मैं बता दूं आपको जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलता, ठीक है। तो ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आपसे कोई पूछे कि मेन एम क्या है, हमारे पास संविधान है ही क्यों, तो हमने क्लियरली इतने जो आर्टिकल्स हमारे हैं संविधान में, उनमें हमने लिख के बता दिया है कि भैया आपको ये काम नहीं करने हैं। तो सरकार के लिए सबसे ख़तरनाक बात कौन सी है? फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं कि सरकार को ये वाले हिस्से नहीं टच करने हैं। अदरवाइज़ हो तो किसी कंट्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, है ना, तो वहाँ की सरकार तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उस पर तो लिमिट कोई है ही नहीं। जुडिशरी के पास जाओगे भी तो जुडिशरी के भी कोई अधिकार नहीं मिलते हैं। तो वहाँ पर मिलिट्री जिसके पास ताकत होती है वाकई में, वही फिर ताकत कंट्रोल करता है। तो मिलिट्री या सरकार ऐसे नेता इनका बहुत इन्फ्लुएंस हो, वो भी कंट्रोल करते हैं। वहाँ पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं होता है। तो रूल ऑफ लॉ का मेन सिद्धांत क्या होगा कि एक लॉ होंगे, या तो कन्वेंशन होगा या तो लिखे हुए होगा। संविधान जरूर होता है। जैसे आपका तो ब्रिटेन में क्या संविधान है जी, ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन है, बट वो अनरिटन है, मतलब कि वहाँ पर उन्होंने बुक को कंपाइल नहीं किया है, ठीक है। तो ब्रिटेन में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, बट ये जो प्रोसेस है इसको ऐसा नहीं कहा गया कि ये बनाया गया है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं था कि बनाया गया है। ये आपको पता होगा, एक और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक बात बताना जा रहा हूँ कि दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं आज के टाइम पे, पर 1947 के पहले 1947 के पहले भारत एक ग़ुलाम कंट्री था, एक आज़ाद कंट्री नहीं था, ठीक है। इंडिया वॉज नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक, इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था। अब क्या हुआ कि 1947 से पहले आपको पता होगा भारत में कई सारे राजा रानी थे, है ना, बहुत सारे राजा रानी थे और मुग़ल एम्पायर था। तो अगर आप ये कहना चाहो कि ब्रिटेन की जो
बहुत सारे कंट्रीज़ भारत पर व्यापार करने के लिए आए। उस समय मुग़ल अम्पायर का हुकूमत थी, मुग़ल अम्पायर। अब मुग़ल अम्पायर में बहुत सारे लोगों ने अंग्रेज़ों से व्यापार करते थे, वो लोग अकबर हो गए, है ना। इवन दिल्ली सल्तनत के लोग भी शासन किया करते थे। बट जब आपको पता होगा कि जब यहाँ पर इकॉनमी आप कह लो कि 1658 से लेकर के 1707 तक हुकूमत रही थी औरंगज़ेब की। औरंगज़ेब के टाइम पर 24% GDP थी भारत की, मतलब भारत दुनिया का आप कह लो कि 24% GDP कैरी करता था, ठीक है। तो औरंगज़ेब के पास ये थी एक चीज़, 24% GDP थी। अब इसका मतलब ये है कि प्रोडक्शन करना, GDP का मतलब है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, एनुअल प्रोडक्शन करना। जब आप आधा, एक चौथाई प्रोडक्शन करते हो दुनिया का, इसका मतलब है कि आपके पास प्रोडक्शन सरप्लस में है। जब प्रोडक्शन आपका सरप्लस में है तो आप चीज़ें अच्छी बना पा रहे हो, खूब बना पा रहे हो ना, तो आप चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हो। जब चीज़ें आप एक्सपोर्ट करते हो तो वो चीज़ सस्ती पड़ती है, मतलब बाकी सारे कंट्रीज़ में वो चीज़ सस्ती पड़ती है। जो काम आज चाइना कर रहा है उस टाइम पे भारत क्या करता था। तो ये जब चीज़ें फ्रांस, ब्रिटेन में जाया करते थे तो सस्ते थे। तो होता क्या था कि ब्रिटेन के मान लो कोई व्यापारी है, उसने भारत से 100 रुपये का कोई चीज़ खरीद लिया और ब्रिटेन में उसी ने 500 का बेच दिया वहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल, है ना। छोटे छोटे चीज़ जो नवैया पे सामान लाते थे, ऐसे ही वहाँ पर कुछ लोगों ने कहा ऐसा करते हैं कि बड़े बड़े जहाज़ बनाते हैं और फिर भारत में व्यापार करने जाते हैं और एकदम हम लोग 150 लोग एकदम जो है, अगर हम भारत से सामान खरीदेंगे तो बल्क में, तो हमको सामान सस्ता पड़ेगा और फिर हम ब्रिटेन में बेचेंगे आकर के। इवन यूरोप में भी बेच सकते हैं, नीदरलैंड वगैरह में, है ना, आयरलैंड वगैरह में बेच सकते हैं। तो हाँ, ये बात। तो ऐसे ही वो व्यापार करने के लिए आए, बहुत व्यापार करते थे वो लोग। तो 1600 में लगभग जो है ब्रिटिश लोग आए यहाँ पे। तो अगर आने की हम बात देखें तो सबसे पहले पुर्तगाल के लोग आए, पोर्चुगीज़ आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, मतलब ब्रिटिश के लोग, और फिर डेन्स आए, ठीक, डेनमार्क, ठीक है। फिर आए हैं फ्रेंच, फ्रेंच। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? ये जब आए थे 1600 में तो ऐसे ही राज किया करते थे, कहीं यहाँ पर फैक्ट्री मांग ली, कहीं यहाँ पर लोकल राजा से फैक्ट्री मांग ली। मतलब इनका इंटरेस्ट था कि व्यापार करना, सस्ता माल खरीदना और फिर ब्रिटेन में जाकर के महंगा बेचना। मान लो 100 रुपये भारत जो सामान खरीदा और 500 का अगर बेचते थे तो इसमें बहुत सारा टैक्स का पैसा ये रानी राजा भी कमाते थे। तो इनकी जो राजशाह थी, जो ब्रिटेन की जो महारानी थी, वो भी खूब पैसा कमाती थी इससे, तो उनको बड़ा फ़ायदा था। इसीलिए प्रोत्साहन दिया कि जाओ तुम और व्यापार कर लाओ जा करके। इसीलिए वहाँ पर 1600, आप कह लो कि सन 1600 में 31 दिसंबर को उन्होंने एक चार्टर पास किया कि ये जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वही सिर्फ उसी को अधिकार है कि वो भारत से सामान ला सकती है। अगर बहुत सारे लोग आते तो शायद वो लोग ब्रिटेन में सस्ता माल बेचते, क्योंकि वहाँ पर जो एक तरीके से आप कह लो कि ज़्यादा सेलर्स होते, है ना। अब क्या है, रानी ने ECI को अधिकार दे करके सेलर का जो सेलिंग राइट सिर्फ इसको दे दिया। तो अब ब्रिटेन के लोग जो 100 रुपये का कपड़ा 500 का था, अब वही चीज़ वो लोग 600 की खरीदते थे, है ना। क्यों? अब बहुत सारा टैक्स का पैसा ब्रिटेन की महारानी के पास जा रहा था। इसलिए आपको पता होगा कि ब्रिटेन में बहुत सारे रेवोल्यूशंस भी हुए हैं, है ना। बहुत सारे क्रांतियाँ उसमें हुई। पॉलिटिकल साइंस में आप लोग पढ़ते होंगे थॉमस हॉब्स को और जॉन लॉक को। आज की जो डेमोक्रेसी हमारी है अमेरिका की, भारत की, वो जॉन लॉक के आइडियाज़ पर ही बेस्ड है। और थॉमस हॉब्स उसी टाइम पर एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट वहाँ पे हुए हैं। तो आप इनको देख सकते हो इनकी। और वहाँ पर जो पार्लियामेंट की जो पावर थी 1688 के पीरियड में, वो रियलिटी में आप सोचो ब्रिटेन की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो 1600 में आई थी भारत। 88 साल बाद वहाँ पर रानी से पावर छीन करके पार्लियामेंट के पास आ गई। इतना प्रोटेस्ट हुआ क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है, इतिहासकार बताते हैं कि जो ट्रेड पर इतना टैक्स लगता था, मतलब कि रानी बहुत पैसे वाली हो गई थी, है ना। रानी को बहुत पैसा मिल रहा था और जनता वहाँ की गरीब हुई, तो इसलिए राइट्स लोगों के अच्छे जो है नहीं, आप कह लो कि नहीं थे, राइट्स उनको लोगों को नहीं मिल रहे थे। इसीलिए क्यों?
क्योंकि उन्होंने तो एक कंपनी, अब इस कंपनी को कोई मोनोपोली, अब वो क्या करें, अब तो वो तो एक्सप्लॉइट करेंगे, वो तो मतलब उसका फ़ायदा लेंगे। 100 रुपये की चीज़ भारत से ख़रीद ली, सिर्फ एक ही कंपनी ईस्ट इंडिया ने, अब इसको वो 1000 2000 की बेच रहे हैं मान लो, ठीक है। तो अब इसमें से मान लो बहुत सा बड़ा 800 रुपये अगर सिर्फ महारानी को जा रहा है तो उनको तो फ़ायदा आ रहा है। अब रॉयल फैमिली है वो तो मज़ा काट रही है, आम आदमी को चीज़ महंगी पड़ रही है। तो अब चूँकि भारत से चीज़ 2000 की मिल रही थी, लेकिन अगर ऐसा ही क्वालिटी का कपड़ा अगर ब्रिटेन में खुद बनता तो शायद बहुत महंगा पड़ता। तो अब उनको तो खरीदना है कंपैरेटिवली। तो ये बात हुई। अच्छा, तो अब ये चीज़ हो गई। तो इसीलिए धीरे धीरे बाद में क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जब थोड़ा सामान और सस्ता लिया जाए, 100 रुपये का क्या हमको 50 का ही पड़ जाए तो और सस्ता है, अब तो हमें और फ़ायदा होगा, है ना, इस तरीके से। तो इन लोगों ने क्या किया कि भारत के जो राजा वगैरह थे इनसे जो है चापलूसी करना शुरू किया, और जो भी हो सका अपने व्यापार के लिए कंसेशंस लेने की वो किया इन्होंने। धीरे धीरे क्या हुआ कि इन लोगों ने आपस में राजाओं को लड़ाना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे ये एंट्री करने लगे भारत में, इंटरफेयर करने लगे इंटरनल अफेयर्स में। सोचो ये केवल व्यापार करने आए थे और व्यापार करने के काम में ये इंटरफेयर करने लगे। अब इंटरफेयर जब करने लगे ये लोग, तो उसमें क्या हुआ कि भारत में इंटरफेयर तो उन्होंने किया, इससे क्या हुआ कि बहुत सारे टैक्सेस छूट इनको दे दिए गए। अब चूँकि ये कंपनी बड़ी यहाँ पे हो रही थी, तो ब्रिटेन की महारानी ने कहा कि जाओ तुम 50-60 सोल्जर्स पहले ले जाओ, और कंपनी जो फैक्ट्री है उसको तुम प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो हाँ, अब ये लोग क्या करते थे, थोड़ा बहुत टैक्स यहाँ पर भी देते थे, ठीक है। तो अब इनको अधिकार मिल गया चापलूसी से, मुग़ल बादशाह को ये ऐसा करके लोग कह सकते थे कि एक टाइम पर आ गया था कि 3000 रुपये सिर्फ साल में दे दो, पूरा साल ड्यूटी फ्री टैक्स करो, ऐसा था एनुअल पास टाइप का। जिस तरीके से टोल नहीं आज क्या होता है, टोल कलेक्शन, तो उस तरीके का कुछ पास था, और इन्होंने एक बार दे दिया, बस पूरा साल ये लोग कमाए। और कई बार तो कंपैरेटिवली इन पे टैक्स कम पड़ता था, भारत के जो खुद के कंपनी थे उन पे ज़्यादा टैक्स पड़ता था। तो ये भी एक चीज़ थी भारत को ग्रो ना करवाने की, ठीक है। अच्छा, ये आ गया। तो दोस्तों ये मैं बता रहा हूँ आपको, फिलॉसफी बता रहा हूँ आपको, ताकि आप समझ पाओ कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, संविधान बनाने के पीछे बैकग्राउंड क्या था, आपको पूरा समझ में आएगा। तो 16, अब आप समझो कि ऐसे ऐसे बीतता गया, अब कंपनी की पावर बढ़ती गई। तो अब कंपनी की जब पावर बढ़ती गई तो पार्लियामेंट ने वहाँ सोचा यार कि अगर पहले तो हमको रानी ने मारा, रानी राजा ने मारा हमको, हमारे अधिकार छीन लिए। बड़ी मुश्किल से 1688 में हम लोगों ने एक साइलेंट रेवोल्यूशन करके, आप कह लो वहाँ का राजा भाग गया था, वहाँ का जो ब्रिटेन का राजा था वो भाग गया था बेसिकली। कहो किस्मत वाले लोग थे कि वहाँ का राजा नीदरलैंड भाग गया था, तो ये लोग मुश्किल से एक ब्लड वाले रेवोल्यूशन से बच पाए थे, ठीक है। बट अगेन ये सोचा कि इन्होंने कि अगर ऐसे ही कंपनी की पावर बढ़ती रही तो भारत तो उसकी आबादी बहुत बड़ी है, 15 करोड़ 20 करोड़ के आसपास है। अगर सोचो कि भारत के लोगों ने अगर कंट्रोल करना शुरू कर दिया तो ये तो हमारे से चुन्नू मुन्नू से देश पे चढ़ाई कर देंगे हम पे। इसीलिए कहा कि भैया अब कंपनी को रेगुलेट करना शुरू कर दो, वरना अगर मान लो कोई बुद्धिमान राजा भारत में आ गया और उसने EIC को, ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि ऐसा करो तुम लोग जम्मू कश्मीर में शिफ्ट हो जाओ, अब तुम भारत के ही हो गए हो, खूब पैसा कमाओ यहाँ पे, अब उल्टा तुम ब्रिटेन को कंट्रोल करो। तो कई बार ऐसा हुआ था कि वहाँ पर पार्लियामेंट, अब चूँकि पार्लियामेंट के पास पावर आ गई थी, पार्लियामेंट सुप्रीम वहाँ की है पावर, EIC ने पता क्या किया, वहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस को खरीद लिया। तब वो लोग चौंक गए कि मतलब ये क्या कर रहे हैं लोग, मतलब भारत की कंपनी, ब्रिटेन की ही कंपनी जो भारत में व्यापार करने गई इतनी बड़ी हो गई, अब हमारे ही MPs को खरीद रही है। तो ये तो उल्टा से हमारी बिल्ली मुझे पे म्याऊं वाली बात हो गई कि मेरी बिल्ली मुझे पे म्याऊं। तो अब कहा भैया बहुत हो गया, अब हम करेंगे इसको रेगुलेट, सही वक्त पे रेगुलेट कर लो, अदरवाइज़ कंपनी अगर इतनी बड़ी हो गई तो उसके रेगुलेशन में भी दिक्कत आएगी। तो जो कंपनी 1601 में भारत आई थी, 1773 में उसने पहला 173 साल बाद उसने कंपनी को रेगुलेट किया, रेगुलेट, ठीक है। तो कंपनी को जब रेगुलेट किया तो उसमें कुछ कंपनी पर लिमिटेशंस डाली गई कि कंपनी तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो, ऐसी कई तरीके की रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई, वो देखेंगे हम लोग। ये रिस्ट्रिक्शंस कंपनी पर लगाई गई। अब देखो क्या हुआ,
दोस्तों, जो रेस्ट्रिक्शंस कंपनी पर लगाई गई, आगे चल के यही रेस्ट्रिक्शंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिट्स बन गई हैं। कहाँ? 1947 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपका लोग बनना शुरू हुआ, उसमें तब यही रिस्ट्रिक्शंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में शेप ले लेंगी। बट ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी 1773 में से 1950 तक, ये इसकी प्रोसेस क्या रही है, ये समझने के लिए इसे ही हम लोग बोलते हैं चैप्टर 1 बैकग्राउंड का, कि बैकग्राउंड क्या रहा हमारे संविधान का बनाने का। तो पढ़ते हैं इसको। तो इसमें कौन कौन से बहुत सारे एक्ट आए। 1773 आया पहला रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1793 आया, फिर कौन सा आया 1813 आया, 1833 आया, फिर आया 1853 आया, 1858 आया, 1861 आया, 3 साल के बाद में ये आ गया। क्यों आया बताऊंगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। 1893 आया, अब क्या 1909 आया, 1919 आया, 1935 आया, और फिर 1947 आया इंडिपेंडेंस एक्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हालांकि बीच में 1915 भी आया था, बट आप चाहो लिख लो, बहुत स्मॉल था, इसको कोई बुक मेंशन नहीं करती है। तो इतने सारे एक्ट आए, इन्हीं इसके कुछ अमेंडमेंट से हमारा संविधान ने, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने इससे बोरो की हैं। भारत के संविधान में बहुत सारी चीज़ें, मेजर पार्ट जो हैं वो इसी से बोरो हम लोगों ने किए हैं। तो शुरू करते हैं पार्ट 1। तो इवोल्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन का है दोस्तों है हमारा, तो 1858 के एक्ट से आया है। ये देखिए हमने लिखा था अभी 1850 का एक्ट, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि इन एक्ट तक भारत, जो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी, उसने कहा कि ECI है, EIC है, उसमें कुछ मेंबर्स हैं। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको एक और समझाने के लिए, कि जैसे मान लो गौतम अडानी भी है, गौतम अडानी है, मुकेश अंबानी है, और फिर एक और मान लो है कि बिरला, अनन्या बिरला, ठीक, ये 3 लोग हैं। इन लोगों ने कहा चलो ऐसा करते हैं, गोल्ड माइन, अफ्रीका में गोल्ड की कंपनी शुरू करते हैं। मान लो कि साउथ अमेरिका में हम लोग माइनिंग करते हैं, और वहाँ का जो लिथियम है उसको हम लोग ट्रेड करेंगे। भारत में हम लोग वहाँ से सस्ता ऑयल, ये लिथियम परचेज करेंगे, खुदाई करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेगी भारत सरकार, MOU साइन करेगी साउथ अमेरिका के साथ में, और फिर हमें भारत सरकार, हम तीनों को टेंडर दिलवाएगी, और फिर हम लोग भारत में आकर के बहुत सारी कंपनी जैसे कि टाटा और बहुत सारी कंपनीज को हम लोग बेचेंगे, और फिर वो लोग बैटरी बना बना करके भारत के लोगों को बेचेंगी। अब ये लोग क्या करें, 100 रुपये की चीज़ को 1000 में बेचें, और फिर ये 1000 के लोग 20,000 की बेचें। तो इतना फ़ायदा लोग पहुँचाएँ। इस तरीके से पहले प्राइवेट लोग थे। बट 1858 में क्या हुआ, ऐसे ही प्राइवेट लोग जो ब्रिटेन में थे, सरकार ने कहा बस, जो तुमने कंपनी बनाई है मान लो ABC नाम से, ये अब हम ले लेंगे। तो 1858 में क्या हुआ कि महारानी ने कहा बहुत हो गया तुम्हारा तामझाम, अब बेटा पावर सब हमको दो, पावन सब अपन ले लेगा और अपन भी चलाएगा। तो अब सब कुछ ब्रिटेन की महारानी के हाथों हुआ। तो इसीलिए बताते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण एक्ट था ट्रांसफ़र ऑफ पावर को लेकर के, कि ECI से या EIC से, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे बोलते हैं हम लोग, EIC का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे जब पावर ट्रांसफ़र हुई है ब्रिटेन की सरकार महारानी के पास, तो ये जो 1850 का जो एक्ट है दोस्तों, ये क्या कहता है, ये कहता है कि पावर अब महारानी के हाथों में आ गई है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था भारत के संविधान में, एक तरीके से स्टेपिंग स्टोन था। और यहाँ पर कोई पॉपुलर पार्टिसिपेशन नहीं था, बिना किसी पॉपुलर पार्टिसिपेशन के भारत प्रशासन में, क्योंकि वहाँ पे सब ऑफिशियल्स ही थे। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें रिलैक्सेशन किया गया, बताऊँगा अभी क्या, कि जैसे ही महारानी पावर में आती हैं उसके 3 साल के बाद में ही कहा कि चलो थोड़ा बहुत रिलैक्स करो, लेकिन अभी दिखाते हैं कि 1850 एक्ट के में क्या था। थोड़ा दोस्तों और हम आपको समझाते हैं क्या था इसमें।
दोस्तों हुआ क्या कि 1773 में क्या हुआ था कि जो EIC है इसका CEO कोई होगा, जैसे सुंदर पिचाई हैं गूगल के, उस तरीके से CEO थे। तो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल का पद दिया गया था इन्हें। ठीक है, 1858 आते आते, मतलब लगभग वही आप कह लो कि 100 साल से तो कम ही थे। अगर आप देखो तो 85 ईयर्स के बाद में क्या हुआ, अब ये सरकार के ऑफिशियल थे। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा बहुत हो गया भैया, अब तुम ट्रांसफ़र करो, अब तुम्हारा जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स तो तुम कंपनी तो तुम CEO हो, बट अब तुम जो है तुम कंपनी के CEO हो। ठीक है, तुम गवर्नर जनरल तो हो ही हो, CEO का मतलब था गवर्नर जनरल, तुम गवर्नर जनरल तो हो कंपनी के, बट तुम वायसराय भी हो। अब वायसराय क्या मतलब? रॉय का मतलब होता है रानी राजा से संबंधित, रॉयल फैमिली से, और वाइस का मतलब होता है कि उनकी जगह पर, जैसे वाइस प्रेसिडेंट है ना, ऐसे ही। तो रॉयल तो मतलब चूँकि रानी ब्रिटेन में रहती हैं, वो आ नहीं सकती, इसीलिए उनकी जगह पर तुम्हें टेम्परेरी बेसिस पे निवेश किया गया, या फिर उन्होंने ही तुम्हें अपना आधा काम दिया है, जैसे कैप्टन और वाइस कैप्टन। जब कैप्टन नहीं होता है तो वाइस कैप्टन संभालता है चीज़ों को। ठीक है, तो दोनों के ही पद थे। 1947 पता क्या होगा का एक्ट गवर्नर जनरल के पद को तो खारिज कर देगा, सॉरी वायसराय के पद को तो नकार देगा, लेकिन गवर्नर जनरल का पद रहेगा। इसीलिए भारत में 1950 तक गवर्नर जनरल रहते हैं माउंटबेटन। ठीक है, मतलब माउंटबेटन सोचो कि वो आए तो थे गवर्नर जनरल प्लस वायसराय बन के, बट जब भारत को आज़ादी मिल गई 1947 में, तो भारत ने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप ही मेरे गवर्नर जनरल बनिए, तो आए। बट वायसराय वो 1947 में ही नहीं रहते, मतलब उनके पास 2 टाइटल थे, एक टाइटल उन्होंने खो दिया था, मतलब इंडिपेंडेंस से। तो ये वाला ज़्यादा खतरनाक था, ये दिखाता है कॉलोनियलिटी। ये तो चलो ठीक है एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं, बट ये जो वायसराय का शासन था ये दिखाता था कि भारत गुलाम है, ये दिखाता था कि भारत एक गुलाम है, वायसराय का पद जो था। अच्छा चलिए शुरू करते हैं फिर। अच्छा आगे तो ये था। तो अभी क्या था कि जब 1858 में जब वहाँ की महारानी ने, दोस्तों टाइम इसमें इसलिए लग रहा है क्योंकि ये बेसिक है, ये समझ गया तो आप बाकी चीज़ें आसान समझ जाओगे। तो वहाँ की रानी ने, वहाँ की पार्लियामेंट ने क्या किया, कहा कि देखो भारत जो है, वहाँ की जो रानी है, रानी के अंडर में UK आता है, रानी के अंडर में ऑस्ट्रेलिया आता है, कनाडा आता है ब्रिटेन की रानी में, और भारत भी आता है, भारत पाकिस्तान भी आता है, जब भारत गुलाम था ऑब्वियसली। तो गवर्नर जनरल प्लस वायसराय इसको लीड करेंगे। ठीक, गवर्नर जनरल और वायसराय इसको लीड करेंगे। बट जो वायसराय हैं, इनके ऊपर जो भारत में ऑफिशियल होगा, और महारानी, चूँकि महारानी के पास तो इतने सारे देश हैं, तो इसको देखेगा कौन, इसकी देखरेख कौन करेगा, वायसराय और गवर्नर जनरल की। तो इसके लिए एक ऑफिस बनाया गया बीच में, जो कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ही एक आदमी था, कैबिनेट मिनिस्टर था, क्योंकि ब्रिटिश की पार्लियामेंट को भरोसा नहीं था कि हो सकता है रानी कुछ और कर दें, है ना। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, जो कि पार्लियामेंट की, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम है, और हमको सैनिक रिक्रूट करने पड़ते हैं तो हम जनता से करते हैं, तो आप ऐसा करिए, आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाइए। तो ऑफिस बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर था। तो वो क्या करता था कि वायसराय और गवर्नर जनरल की पावर्स को चेक करता था कि हाँ कहीं तुम बेटा उड़ तो नहीं रहे हो। कुछ लोग बताते ऐसे हैं कि ये सिर्फ ब्रिटिश पार्लियामेंट की चाल थी, ताकि वो महारानी के पावर्स पे कंट्रोल कर सकें, वरना ब्रिटिश जो राजा रानी थे बड़े चालाक थे, इसलिए किया गया था, ऐसा कुछ का मानना है। तो दोस्तों ये हो गया बैकग्राउंड, आपको समझा दिया हमने। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था, अब जो कि मंत्री था, आपको पता है मंत्री लोग बिजी रहते हैं, उनके साथ में 15 मेंबर और जोड़ दिए गए ताकि असिस्ट कर पाएँ इनको। जिस तरीके से आज फाइनेंस मिनिस्ट्री में कई सारे फाइनेंस सेक्रेटरी और पता नहीं कितने सेक्रेटरी होते हैं, हज़ारों, है ना, IAS IPS, उसी तरीके से 15 यहाँ पे सेक्रेटरी जोड़ दिए गए,
और ये ऑफिस कहाँ था वायसराय का? ये ब्रिटेन में ही था, क्योंकि वो तो वहाँ के मंत्री थे। भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो एक तरीके से ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। ये देखिए यहाँ पे हमने कर दिया कि धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट शुरू कर दिया, ऐसा बोलते थे वो लोग। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस बनाया गया, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और 15 मेंबर काउंसिल से असिस्ट होते हैं। और इनकी जो काउंसिल है 15 मेंबर की, इसको बोलते थे काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहाँ रह रहा, ब्रिटेन में है, ब्रिटेन में रह रहा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और 15 मेंबर की काउंसिल है। उस काउंसिल को बोलते थे 15 मेंबर की काउंसिल। अब इसमें ये काउंसिल ऑफ ये 15 लोग जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास, इसमें कहाँ कहाँ के मेंबर थे? एक तो इस EIC के थे मेंबर थे, प्राइवेट जो कि भारत में कंपनी थी, और प्लस महारानी के भी मेंबर्स थे। तो आप सोच के देख लो, डबल चेक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चेक कर रहा है क्राउन की पावर्स को, और यहाँ पर उनके ही 15 मेंबर में से कंपनी ने और क्राउन ने दोनों ने अपने मेंबर इनमें घुसेड़ दिए। तो किस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी रही होगी उनके बीच में, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपस में चीज़ों को, पावर को चेक करना ही मेन होता है काम। तो इसीलिए शायद ब्रिटिश इतना आगे निकल पाए, क्योंकि पावर का दुरुपयोग नहीं किया गया वहाँ पे। तो ये थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, थे कैबिनेट मिनिस्टर, और ये रिस्पॉन्सिबल थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को, क्योंकि वहाँ के नेता थे, सांसद थे वहाँ के। जैसे भारत के PM मोदी सांसद हैं, जैसे अमित शाह सांसद हैं गुजरात से, उसी तरीके से मान लो आप। गवर्नर जनरल, अब ये क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि मिनिस्टर थे, ये ब्रिटेन में रहते थे। ये भारत को गवर्न करते थे गवर्नर जनरल के माध्यम से, मतलब गवर्नर जनरल नीचे आता था इनसे। अब गवर्नर जनरल भी के पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी काम करने के लिए, जिसको हम उसको बोलते हैं गवर्नमेंट हाई ऑफिसर्स। इसके पास थी काउंसिल ऑफ इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास, और इसके पास थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अभी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ये दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। इसके फीचर्स क्या क्या एक्ट के थे 1858 के, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा वो यूनिटरी होगा और सेंट्रलाइज्ड होगा। कि यूनिटरी का मतलब एक के पास पावर होगी, मतलब कि एक सेंट्रलाइज्ड एक ही बॉडी के पास होगी, और सेंट्रलाइज का मतलब कि ऊपर की अथॉरिटी आदेश देगी जो काम करना है, नीचे से इनपुट कम दिया जाएगा। ठीक है। नो सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर कोई नहीं होगी, सभी ऑल अथॉरिटी फॉर गवर्नेंस, सिविल, मिलिट्री, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, सब कुछ गवर्नर जनरल ही डिसाइड करेंगे। एक आदमी जो कि भारत में वो डिसाइड करेगा, और ये जवाबदेही होगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास। ऐसा इसका मतलब होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब कंट्रोल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ओवर इंडिया वाज एब्सोल्यूट, कि वहाँ का जो मंत्री था उसके पास सब कुछ कंट्रोल था कि वो जो करना चाहे। सुपरिंटेंडेंस भारत का, डायरेक्शन, कंट्रोल, ऑल एक्ट, जो भी एक्ट पास होते हैं उसका सबका अल्टीमेट मालिक कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ऑल बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रिटिश की महारानी भी कुछ ना कुछ देखेगी, और चूँकि ये कैबिनेट मिनिस्टर है तो वे ब्रिटिश पार्लियामेंट को तो जवाबदेही होगा ही होगा। ठीक है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट अथॉरिटी भी वहाँ पे है, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल टू लेजिस्लेटर। जिस तरीके से भारत में आज सिस्टम चल रहा है, तो वो 1858 एक्ट से ही एक तरीके से मान लो आप लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर उसके बीच दिखने लगे हैं। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो एक तरीके से आपका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसके नीचे आते हैं, और गवर्नर जनरल जो है उसके बाद में आते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं दूसरे लेक्चर में लेके आता हूँ। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो मुझे लगता है कि नहीं मैं कंटिन्यू कर पाऊँगा, तो इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में ले आऊँगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ये फर्स्ट पार्ट है, बहुत स्मॉल पार्ट है, मैंने आपको बेसिक समझा दिया। अब नया पार्ट लेके आऊँगा तो उसमें मैं पूरा कवर कर दूँगा ये चैप्टर पहला वाला। मेरी कोशिश ये है कि आपको बाद में कुछ देखना ना पड़े, यही वन टाइम आपका सोल्यूशन हो। ठीक है।